नवोदय साथियों, फिर से आपका धम्मश्री यूट्यूब पे सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम गिरनार के दूसरे एडिक्ट के बारे में जानेंगे। शिलालेख पढ़ते समय आपको वो जो शिलालेखों की भाषा है वो भी समझ में आनी चाहिए। मैं शिलालेखों की भाषा हमेशा प्राकृत एंड पाली कहता हूँ, ताकि प्राकृत और पाली के दोनों शब्द हमें शिलालेखों में पाए जाते हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शंस, जिसे हम गिरनार का एडिक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये गिरनार का एडिक्ट जैसे हम पढ़ते हैं, जब भी हम ये वर्ड पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि असल में इतिहास क्या है। अभी आज तक हमारे जितने सारे शासकों में, यानी कि भारतवर्ष में जितने सारे शासक हुए हैं, इनका अगर हम इतिहास देखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत में जितने सारे शासक होकर गए हैं उनका अगर हम इतिहास देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसे चक्रवर्ती या ऐसे सम्राट होकर गए नहीं हैं। एक का भी नाम उनसे बराबर आता नहीं है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। अभी वर्तमान में हम जिस पॉलिटिकल्स या राजकीय बात करते हैं, राजकारण की बात करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो संसदीय लोक प्रणाली है, जिसे लोकशाही हम लोग कहते हैं, उस समय में वो एक जैसे कि अधिकार जिसे कहते हैं, वो अधिकार एक राजा के पास या सम्राट के पास हुआ करता था। तो आज के वर्तमान में एक देश के कार्यकारी प्रमुख रहते हैं, उनके हाथ में वो सारा राज्य कारोबार होता है और उनके तहत जो मंत्रिमंडल होता है उसके ऊपर पूरा निर्भर होता है। लेकिन आज तक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संवैधानिक मूलभूत अधिकार दिए हैं, इसके लिए हमें वो सारे राइट्स मिलते हैं, अदरवाइज हमें ये सारे अधिकार नहीं मिलते। उस समय लोगों को, इंसान तो है, इंसान के लिए काम करना तो आम बात है, लेकिन पशुओं के लिए भी काम करना आज तक किसी सम्राट के इतिहास में पाया नहीं गया है कि उन्होंने इस तरीके से काम किया है। तो वर्तमान में आज जो शिलालेख हम पढ़ने वाले हैं, इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताने वाले हैं। लोगों ने कई या महावंश में भी पढ़ा होगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक बहुत ही क्रूर थे और उन्होंने इस तरीके से राज्य किया वगैरह वगैरह। आप बहुत सी बातें आपको बताई होगी, लेकिन मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक के बारे में फिलहाल जो लोगों ने बताया है वो उतना सच नहीं है जितना उनके शिलालेख बताते हैं। जो इंसान या ऐसे इंसान है कि जिन्होंने मनुष्य के लिए तो काम किया ही है, लेकिन पशुओं के लिए भी काम करने वाले या प्राणियों के लिए भी काम करने वाले एक ही सम्राट अशोक है, जिनका नाम इतिहास में सबसे आगे रहता है या सबसे ऊंचा रहता है। तो चलिए आज उसी के बारे में जानेंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ये गिरनार का दूसरा एडिक्ट है, यानी कि दूसरा राज आदेश। उन्होंने ये बताया है कि मैंने काम क्या किया है। सीधी सी बात है भाई, कोई अपना क्षेत्र में काम करता है तो वो लोग क्या करते हैं कि काम नहीं हुआ है, मंजूर होते ही अपना बोर्ड लगा लेते हैं कि भाई ये काम हमने मंजूर किया है, तो उसके लिए बहुत सारे बधाइयों के बोर्ड बैनर्स लगते हैं। लेकिन इन्होंने काम करने के बाद अपना शिलालेख लिखवाया है कि मैंने मेरे राज्य में ये काम किया, बल्कि मेरे राज्य में ही नहीं तो मेरे सीमाओं के नजदीक जितने सारे राज्य होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चलिए हम शिलालेख पढ़ते हैं। ये शिलालेख अक्षर आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझना है। तो ये जो गिरनार का एडिक्ट है, जैसे कि हम पिछली बार बताया था, ये गिरनार का एडिक्ट है, जिसे आज का वर्तमान गुजरात राज्य में आता है। गिरनार का एडिक्ट हम कितना पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड में। सेकेंड इस तरीके से लिखा जाता है, या दो शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी ध्यान से देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा इतिहास पढ़ने के लिए। इतिहास पढ़ना भी उतना जरूरी होता है कि जितना बताया नहीं जाता। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात आती है, पहला शब्द से शुरुआत करते हैं। देखिए सवत है, आगे का शब्द है विजितेम्मा है,
आगे शब्द कॉमन रहता है, देवान, प्रियस, प्रियदर्शिनो, रानो। ये शब्द कॉमन है, जैसे कि देवान, प्रियस, प्रियदर्शिनो, रानो, ये शब्द आपको शिलालेखों में कॉमन मिलेगा। उसके बाद आगे की लाइन भी पढ़ते हैं, देखिए, एवमपि, एवमपि क्या शब्द है, प्रांचतेषु, यथा, देखिए चोड़ा, यथा चोड़ा, बाद में शब्द है पांडा, सतीय पुतो, केतल पुता, अतंब, अतंब पनी। ये कई नाम है, आपको पता चलेगा, बाद में आपको सीधे से विश्लेषण करके बताऊंगा। बाद में देखिए क्या है, अंतियको, अंतियको, योनराज, एवापि तस्, अंतियकस, सामिनो। शब्द आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, ना आपको किसी किताब की जरूरत है, ना तो आपको शिलालेख पढ़ने के लिए किसी किताब की जरूरत होगी। अगर आप इसको लिपि को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राजानो, सवत, बाद में फिर कॉमन वर्ड है देवाना, प्रियस, प्रियदर्शिनो, रानो। या फिर से शब्द है द्वे, द्वे चिकित्सा, कथा। ये बहुत ही आसान होता है। देखिए ये है मनुष्य, यहाँ पे वर्ड है चिकित्सा, यहाँ पे चिकित्सा होना होता है, हमेशा ध्यान से रखना है। चिकित्सा च, पशु, पशु चिकित्सा च, ओषु धानी, यहाँ पे ओषु, ओषु धानी च, यानी मनुष्यो पगा नीच। अभी इसमें भी बहुत सारे शब्द मैं आपको बताने वाला है ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। थोड़ा सा कंजस्ट लगेगा आपको क्योंकि शिलालेख थोड़ा बड़ा है और हमारा बोर्ड छोटा है, इसके लिए मैं एक ही इसमें पूरा लिखने की कोशिश की है। देखते हैं बाद में। देखिए पशु पागा नीच, यत यत नास्ति, सवता, हरा पिता, नीच, रोपा पिता नीच। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, आपको समझ में आएंगे। अभी थोड़ा सा लाइन आपको कम है, नीचे जाएगा तो मैं आपको बोल के भी बता सकता हूँ, आपको वो सुनना है किस तरीके से। देखिए बाद में है मूलानी च, फलानी च, फिर से यत यत, फिर से यत यत नास्ति, स नास्ति, स वात, हरा पिता नीच। ये जो होता है हमेशा की तरह आपको ध्यान से देखना है कि शब्द कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जैसे कि आगे शब्द है, देखिए यत यत नास्ति, वता शब्द आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वात शब्द हुआ है, तो ये वात नहीं होगा, यहाँ पे वता होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। वता हरा पिता नीच रोपा
पिता नीचे, हरा पिता नीचे, रोपा पिता नीचे। बाद में देखिए पंथेसु कुपाच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बात समझ में आपको आना चाहिए। पंतेसु पंतेसु कुपा नीच खाना पिता। बाद में है वचा रोपी पिता परि भोगाय पशु मनु सानम। अभी इतना बड़ा शिलालेख लिखने के बाद आपको मैं अभी वर्ड टू वर्ड समझाता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा आसान तरीका बताया था आपको शिलालेख किस तरीके से पढ़ते हैं। अभी पढ़ना भी बहुत आसान है, देखिए शब्द समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे लिखा है सवत विजिते मा, तो इसमें शब्द कैसे पहचाने? देखिए सवत ये जो शब्द है, देखिए सवत ये जो शब्द है ये अलग बताता है कि सवत। बाद में विजितेमा एक शब्द है, देवाना प्रियस प्रियदर्शिनो ये एक शब्द है, रानो एक शब्द है। बाद में देखिए एवं अपि प्रांचतिषु एक शब्द आया, यथा चोड़ा पांडा सतीय पुतो केतल पुतो अताम्बपन्नी जिसे एक शब्द आता है। अंतियोको योनराज के बाद क्या है? एवापितस अंतियकस सामिनो। राजानो फिर से शब्द आया है, देवानो प्रियस प्रियदर्शिनो रानो द्वे चिकित्सा कथा। शब्द महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी शिलालेखों में। उसमें बाद है मनुष्य चिकित्सा च, पशु चिकित्सा च, ओषुधानि च, याति मनुष्यो। अरे ये शब्द एक ही है, मनुष्यो पगा नीच। मनुष्य पगा नीच एक शब्द है, ओषुधानि च मनुष्य पगा नीच एक शब्द है। यहाँ पे फिर से पशु पगा नीचे एक शब्द है, मनुष्य पगा नीचे एक शब्द है, पशु पगा नीचे एक शब्द है। बाद में यत यत नास्ति सवता, हरा पितानी एक शब्द है च, रोपा पितानी च, ये शब्द समझ में आएंगे आपको। बाद में मुलानी च, मुलानी एक शब्द है च, फलानी एक शब्द है च, यत यत नास्ति सवता, हरा पिता नीच, हरा पिता ने एक शब्द है च, रोपा पिता नीच, रोपा पिता नी च शब्द। बाद में पंतेसु एक शब्द है, कुपाच खाना पिता, वचा रोपी पिता, यहाँ पे क्या है? रोपी पिता परिभोगाय पशु मनुष्यानंग, परिभोगाय पशु मनुष्यानंग ये शब्द है। अभी आसानी से शब्द तो बड़े, इसमें अभी बात ये होती है कि अगर आपको समझ में आएंगे तो अगर ये लिपि आप पढ़ते हैं तभी आपको ये बात आ सकती है। इसके साथ क्या होता है साथियों, इसकी जो लैंग्वेज है, कम से कम आपको प्राकृत नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पाली भाषा की थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना, तो भी आप ये क्या कर सकते हैं, शिलालेख आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए पाली सीखना उतना जरूरी है जितना महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें जो शब्द आते हैं ना, वो शब्द समझने के लिए आपको पाली की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्राकृत और पाली का जो वर्डिंग है या उसमें जो व्याकरण भी आते हैं ना, वो भी आसानी से समझने वाले होते हैं। तो ज्यादा बात महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ही। अभी देखिए सवत, अभी सवत जो शब्द है इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सवत आज भी मराठी में सर्वत्र शब्दों को हम सवत कहेंगे, क्योंकि जो पाली का व्याकरण क्या कहता है कि किसी भी र का यानी किसी भी जोड़ाक्षर में संयुक्त व्यंजन में र आता है तो उसका लोप होता है। ध्यान से क्या होता है? लोप होता है। और जो व्यंजन है, जो व्यंजन बचता है उसका द्वित्व होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ है? सवत्त, सवत्त नहीं हुआ है, क्या हुआ है? सवत्त प्राकृत, इसके लिए उसका
लेकिन नियम जो रहता है वही इसमें ज्वाइन होता है। देखिए सवत, अभी उसमें बाद है विजितेम्मा। तो विजितेम्मा का मतलब अगर हम मराठी या हिंदी से देखें विजितेम्मा तो जीता हुआ प्रदेश ऐसा होगा, या जिस प्रदेश को उसने जीता है, तो जाहिर सी बात विजितेम्मा नाम आएगा। तो यहाँ पे विजितेम्मा नाम राज्य के लिए आया है कि मेरे सर्वत्र राज्य में, सर्वत्र राज्य में, या राज्य मेरा जो राज्य है उस सर्वत्र राज्य में देवान प्रियस प्रियदर्शी रानो। इसमें क्या होता है कि देवांचा प्रिय प्रियदर्शी राजा। क्या कहते हैं, शुरुआत करेंगे शिलालेखों की पढ़ने की तो कैसे कहेंगे मराठी में, अगर हिंदी में बात करना है तो हम कैसे करेंगे कि देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा, राजा के राज्य में, कैसे राजा के राज्य में, देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सर्वत्र, और एवमपि, क्या लिखा देखो एवमपि, ये शब्द हमें समझ, एवमपि प्रांचतेषु, यहाँ पे जो शब्द आया है वो कैसे है कि एवमपि का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार शब्द का अलग ध्यान से देखें। एवमपि का मतलब क्या होता है, सर्व प्रकार, यानी कि इसी प्रकार। और प्रांचतेषु का शब्द क्या होता है कि सीमा नजदीक के, सीमाओं के नजदीक में जो राज्य होता है ना उसे प्रांचतेषु कहा है। बाद में प्रांचतेषु कौन है, तो जो यहाँ पे चोड़ा, देखिए चोड़ा, पांडा, सत्यपुतो, केतलपुतो, आतंबपनी, अंतियोको यौनराज एवं पीतस अंतियकस सामिनो। अभी यहाँ पे आपको ये सारी बातें यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है। देखिए कौन कौन है, तो भाई जैसे कि सीमा लगत के जैसे राज्य है, जैसे चोड़ा है, पांड्या है, और इसके बाद कौन सा है, तर सत्यपुत्र। अभी सत्यपुत्र का नामकरण अभी हुआ नहीं है, लेकिन है तो नजदीक वाला, यानी कि केरल के नजदीक ही कोई राज्य होगा जिसे सत्यपुतो कहा है। यानी कि जैसे केतलपुतो को केरल कहा है, यानी कि आज का जो केरल राज्य है, लेकिन सत्यपुतो का मतलब केरल के नजदीक का कोई राज्य होगा जिसे सत्यपुतो कहा है, क्योंकि वो इलाका जो आता है जिस तरीके से हम देखेंगे तो उसके ऊपर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो भी केरल के नजदीक का कोई सत्यपुत्र माना गया है, सत्यपुत्र राज्य माना गया है। उसके बाद कौन सा है, देखिए ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी किसे कहा मालूम है, अताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी का मतलब होता है ताम्रपर्णी, यानी कि आज का जो श्रीलंका है, ताम्रपर्णी को आज का श्रीलंका का है। उसके बाद अंतियोको योनराज, यानी कि अंतियोग जो है, यानी कि सीरिया का नरेश, सीरिया का जो राजा है, सीरिया का राजा है जिसे अंतियोग कहा जाता है, अंतियोग राजा कहा जाता है। और उसके नजदीक क्या लिखा है, ये तो हुआ है। उसके बाद क्या है, एवापितस अंतियकस सामिने। और उसके बाद भी उसके अन्य राज्यों में, उसके अन्य राज्यों में फिर से क्या लिखा है, देखिए राजानो सामिनो राजानो, मतलब अंतियकस राजा के, उसके राज्य के बाद भी जितने जो राजाओं हैं उनमें भी सवत, मतलब क्या है, सर्वत्र। किसने किया, सर्वत्र क्या किया, तर देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा। अभी फिर से क्या आता है कि देवाओं के अपने खुद के राज्य में करना अलग बात होती है, क्योंकि हमारे प्रजाओं को हमें क्या देना है, तो वो राज्य में सेवा देना, हम सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य, राजा का कर्तव्य होता है। उसी तरह से राजा अपने राज्य में तो दिया है, लेकिन अपने सीमा के नजदीक में जितने सारे राज्य हैं उन राज्यों में और उनके नजदीक में जो राज्य है, ये भी मैं तो उनके सीमा लगत में जो राज्य है, अपने सीमा नजदीक के राज्य है वो है ही, लेकिन उनके सीमा नजदीक में जो भी राज्य है उनमें भी सर्वत्र, सभी जगह पर देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने क्या किया है, देखिए क्या किया है, द्वे चिकित्सा कथा, दो चिकित्सा, यानी आज उसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। यानी आपको पता है चिकित्सा करना है, तो चिकित्सा करना यानी का मतलब क्या होता है कि उसे हॉस्पिटल्स कहते हैं। तो हॉस्पिटलों का निर्माण करता कौन है, ये तो आम लोगों को बात हो गई, आम लोगों को ये पता हो गया कि आज हॉस्पिटल जो है हम देखते हैं, हॉस्पिटल का मतलब भी क्या है, ये आम हॉस्पिटल नहीं है। ये आज अगर ध्यान से देखेंगे तो जिसे आज मोहल्ला क्लिनिक हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि दिल्ली का जो
केजरीवाल का जो मॉडल लोगों के सामने आया है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से क्या किया है, हर गली मोहल्ले में एक क्लिनिक उभारा है। इसका निर्माता अगर कौन है तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है। मोहल्ला क्लिनिक जिसे हम आज कह रहे हैं, वो हर एक आदमी को अपने आरोग्य के बारे में जानने का और उसके बारे में जो भी सेवाएं हैं वो देने के लिए उसी समय चिकित्सालय का निर्माण किया जाता था। उसको हम हॉस्पिटल कहते हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वो क्लिनिक जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माता भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही उसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आज हम ये भूल गए हैं कि हर एक गांव की बस्ती में एक चिकित्सालय होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना जरूरी है या अनिवार्य है। तो इसकी शुरुआत चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन काल से हुई है। ये इतिहास में कभी पढ़ाया नहीं जाता दोस्तों, ये कभी और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इतिहास है ऐसे कोई बताएगा नहीं, बता पाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें ये पढ़ना चाहिए, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब हम ये शिलालेख पढ़ेंगे। लोग अलग अलग से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखेंगे। आपको ये बात पढ़ना है, वो अलग अलग लोग इतिहास जो भी भाषांतर करने वाले लोग हैं वो अपनी तरीके से करते हैं, हमें अपनी तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि हमारा इतिहास है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, तभी हम लोगों को बता सकते हैं। अभी देखिए कितना बहुत आसान है कि वो जो चिकित्सालय, यानी कि 2 तरीके से चिकित्सालय बनवाए हैं, बनाएगा नहीं ऐसा नहीं कहा है, बनवाए हैं, मतलब मैंने बनाया है इस तरीके से। कई लोग कहेंगे कि बनवाना चाहिए, ये अलग बात है, और बनवाया है ये अलग बात है। तो क्या कहते हैं कि मेरे राज्य में तो बना ही है, लेकिन मेरे सीमाओं में जितने सारे राज्य है और उनके सीमाओं में जितने सारे राज्य है, वही सभी जगह पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने क्या किया है, यानी कि 2 चिकित्सालय बनाए। कौन कौन से है? एक लिखा है देखिए, मनुष्य चिकित्सा, यानी कि मनुष्य चिकित्सालय, यानी कि मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण। और क्या लिखा है, पशु चिकित्सा, यानी कि पशुओं के लिए, यानी कि प्राणी पक्षी जितने सारे जीव है ना, उनके लिए हॉस्पिटल का निर्माण करना। ये भी कभी का समय है, देखिए ये भी बात कभी की है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी की है, यानी कि लगभग आज से हम ध्यान से देखेंगे तो करीबन आज से लगभग, हमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आज से लगभग 2270 साल की बात होगी। 2270 से लेके 2265 तक की बात होगी उस समय में, यानी कि आज से 2200 साल पहले, यानी कि 2200 साल पहले किसी ने ये सोचा होगा, किसी ने ये इम्प्लीमेंट किया होगा, कोई बता भी नहीं सकता ना। इतना बड़ा इतिहास छुपाया गया है। क्यों छुपाया गया, क्यों नहीं बताया गया, वो बात अलग है, लेकिन अभी हमें पता चला है, तो ऐसी बात है, बताना जरूरी है। और क्यों नहीं बताना चाहिए, इतिहास है हमारा, मिट्टी से बाहर आया है, तो बताना भी उतना जरूरी है। काश ये आज भी कोई नहीं पढ़ पाता, ध्यान से सुनिए, ये शिलालेख आज भी कोई नहीं पढ़ पाता और आज भी किसी को पता नहीं चलता। ये हम ये कह सकते कि जो ब्रिटिशों के जो अधिकारी होकर गए हैं, उन्होंने अपने पैशन के तौर पर, यानी कि बोलते हैं जिसे हम छंद कहते हैं, मराठी में शौक, हम शौक कहते हैं, हिंदी में, मराठी में छंद कहते हैं। तो उनके जो शौक थे, यानी कि वो कुछ पुराने बर्तन हो या पुराने शिल्प हो, उसको अपने पास रखने के शौक हुआ करते थे। तो उनमें उनके शौक से ऐसी बातें सामने आई है। तो ये शिलालेख सामने आए तो पढ़ नहीं सकते थे। तो जेम्स प्रिंसेप इनमें से एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसको पढ़ा, खाली पढ़ा नहीं, तो इन्होंने इसकी क्या लिखी, इसको अट्ठकड़ी कहते, पाली में अट्ठकड़ी लिखी, यानी कि हम मराठी में 12 खड़ी कहते हैं। यानी कि जो वर्णमाला है, यानी कि इसे वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये सारे लिखे, इसलिए हम पढ़ सकते हैं, आपको बता सकते हैं। नहीं तो उनके समय तक किसी को कुछ पता नहीं था दोस्तों।
अकबर ने, जैसे कि हम ये कह सकते कि औरंगजेब ने भी इसको पढ़ने के लिए लोगों को बुलाया था, हालांकि नहीं लोग कर पाए। इसके पहले भी जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने भी 13वीं या 14वीं शताब्दी की बात होगी, उन्होंने भी ये ऐसे शिलालेख पढ़ने के लिए, जो टोपरा का जो शिलालेख है, टोपरा का जो स्तंभ है उसके ऊपर कुछ लिखा है, ये पढ़ने के लिए बहुत सारे पंडितों को बनाया है। कि आप कहते कि हमारी भाषा बहुत पुरानी है तो चलिए इसको पढ़िए तो सही, क्या लिखा है बताइए। तो उन्होंने साफ कहा कि इसे हम नहीं जानते, इसका मतलब क्या है, ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लिपि है, ये तो बात तय है। अभी हम आपको बता रहे हैं इसका जिसको हम क्रेडिट देना चाहते हैं वो किसे देंगे, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशों को देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा और हमें पढ़ने के लिए उनकी रिपोर्ट्स तैयार करके रखे। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में ये तो लोगों के दिमाग के ऊपर की बात थी। तो चलिए बात अलग है। तो देखिए उस समय 2200 सालों में, 2250 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने प्राणियों के लिए भी, और प्राणी केवल प्राणी नहीं तो पक्षी पंछी भी उसमें आते, पशु का मतलब होता है प्राणी और पक्षी दोनों उसमें आते, उसे पशु कहा जाता है। तो ये पशुओं के लिए हॉस्पिटल का निर्माण, वो भी हर जगह पे, केवल मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, तो हर जगहों पे पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है, यानी कि क्लिनिक का निर्माण किया है। तो ये एक महान राज्यकर्ता का, जिसे महान राज्यकर्ता माना जाता है, उसकी निशानी होती है कि केवल हमारे राज्य में जो प्रजा है उनके लिए नहीं, तो हमारे नजदीक वाले में भी राज्य में प्रजा है, केवल प्रजा मनुष्यों को नहीं माना है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की यही खासियत है कि ये खुद चक्रवर्ती बने हैं, लेकिन जो हमारे राज्य की प्रजा केवल मनुष्यों को नहीं माना है। इसे ही बुद्ध का धम्म कहते, बुद्ध की विचारधारा कहते कि हर एक जीव को हर एक जीवों के लिए काम करना, यही राजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। और ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में ये बात रखी है और उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने क्या किया है, 2 चिकित्सालय बनाया है, एक मनुष्य के लिए बनाया और दूसरी पशु के लिए बनाया। अभी ये तो हॉस्पिटल्स का निर्माण या क्लिनिक का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या देखिए लिखा है, ओषुधानिच। अभी ये बात लोगों को पता नहीं है, ओषुधानिच यानी क्या, जिसे औषध कहते हैं हम लोग, औषधों के लिए। क्या लिखा है देखिए, ओषुधानिच याति मनुष्योपगानिच, बाद में क्या लिखा है, पशुपगानिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है, यत यत नास्ति सवता हरा पितानिच रूपा पितानिच। इसका मतलब देखिए कि जो हॉस्पिटल में लगने वाले जो, जिसे हम औषध कहते हैं, यानी कि इसमें हम दवा कहते हैं, किसके लिए, मनुष्यों के लिए उपयोगी, यानी कि मनुष्योपगानिच, यानी कि मनुष्यों के लिए उपयोगी है ही। उसके साथ क्या लिखा है, पशुओं के लिए भी उपयोगी जो भी और दवा है उसकी क्या किया है। तो उसी समय दवा कौन सी, तो जाहिर सी बात है आज के दिन हम क्लिनिक में बनने वाली तो थी नहीं, तो वो नेचुरल थी। तो नेचुरल क्या थी, तो लिखा है, क्या लिखा है, यत यत नास्ति सवता हरा पितानिच रूपा पिता। जहां पर नहीं है, जहां पर नहीं है वहां पर क्या लिखा है, वहां सभी पर, जहां, या क्या लिखा है, यत यत नास्ति मतलब जहां पर नहीं है, वह सवता मतलब वही, क्या लिखा है, हरा पिता नीचे रोपा पिता, मतलब वहां पर उसकी रोपा पिता, हरा पिता नीचे रोपा पिता नीचे का मतलब यही है कि वो लगवाए है। रोपा पिता नहीं यानी कि जिसे हम मराठी में लागवड़ कहते हैं। इसी तरीके से मतलब उसका वो जो दवा, जितनी जो हॉस्पिटल में लगने वाली दवा है उसका निर्माण ही वहां पे किया है, जिससे आज हम मेडिकल कहते हैं, मेडिकल शॉप जिसको हम कहते हैं। उस मेडिकल शॉप को उन्होंने, मेडिकल शॉप का भी कोई निर्माता है तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, ये भी बात। और मेडिकल का निर्माण आज हम सभी जगह पर देखते हैं। सम्राट अशोक ने 2260 में ही 2265 के पहले, मतलब आज से 2265 साल पहले सम्राट अशोक ने ये काम किया हुआ है। देखिए कितना महत्वपूर्ण इतिहास है, लेकिन बताया नहीं गया कभी, हमें कभी ये सिखाया नहीं कि भाई सम्राट अशोक ने इतना सारा काम किया है।
लेकिन ये शिलालेख उतना महत्वपूर्ण है ना कि भारत की आज की जो शासक वर्ग है ना, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ये सबक है कि सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ये सब कर सकते, तो आप क्यों नहीं। ये भी प्राइवेट मेडिकल नहीं है, ध्यान से देखिए, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये सरकार के यानी कि राज्य के तिजोरी से निर्माण किया हुआ है। ये किसी पब्लिक यानी कि पब्लिक का नहीं है, किसी प्राइवेट लोगों का नहीं है, ये सभी क्या है, सरकारी है। और एक बात इसमें साथियों महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप अपने राज्य के हित के बारे में बात करते तो लोगों की हित उसमें महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद देखिए उसमें क्या क्या होता है, मूला नीच फला नीच, यानी कि जो जैसे कि किसी भी एक व्यक्ति को क्या जो कंदमूल, जैसे कहते हैं मूल, या जैसे कि कंदमूल रहते हैं और फल रहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस औषधों में। तो उन्होंने यहाँ पे औषधों के लिए जो कुछ भी है वो बनाया ही है, लेकिन व्यक्ति को क्या जरूरत होती है, फलों की आहार की, यानी कि जैसे कि बोलते हैं ना कि फल और मूल की जरूरत होती है, यानी कि वो प्रकृति का बहुत ही बड़ा, यानी कि एनर्जेटिक जिसे हम कहते हैं ना, एनर्जी के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने वो उसके भी, जिसे पेड़ कहते हैं, उसके देखिए यत यत नास्ति, यत यत नास्ति सवता हरा पितानी च लोका पितानी च रोपा पितानी च। इसका मतलब क्या है कि ये जो फल और मूल है, ये फलानी और मूलानी का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पाली का व्याकरण भी आया है, मूलानी च फलानी च, फलानी मूलानी, ये नपुंसक लिंग में आता है। तो ये जो फल और मूल की बात की है ना, तो उन्होंने जहां जहां पर नहीं है वहां पर, वहीं पे सभी जगह पर क्या किया है, उसकी उस रोप, जिसे क्या कहते हैं ना, उस रोपों की उस रोप को लगवाए हैं, ताकि लोगों को, जो हॉस्पिटल में जो लोग रहेंगे, उनको ये दो चीज मिलनी जरूरी है। आज हमें फल दूसरी जगह से लेना पड़ता है, वहां पे हॉस्पिटल में ही सारी सुविधाएं बनाए रखी थी। और देखिए आगे क्या लिखा है, पंथेसु। अभी पंथेसु मतलब रास्ता, देखिए पंथेसु मतलब रास्ते पे क्या किया है, कुपाच खाना पीता। कुपाच मतलब जिसे हम रास्तों में पानी की व्यवस्था की है। कुपा का मतलब होता है विहिर, जिसे हम ताला क्या कहते हैं, कुआं कहते हैं। तो कुआं, खाना पीता मतलब खुदवाए हैं, खुदवाऊंगा ऐसा नहीं कहा है, खुदवाया है, मैंने खुदवाए हैं। कहां पर, रास्ते पे, पंथेसु, रास्ते रास्ते पर बनवाया है। क्या लिखा है, खाना पीता, कुपाच खाना पीता मतलब कुएं खुदवाए हैं। उसके बाद क्या लिखा है, वछा रोपा पिता, वछा रोपा पिता मतलब वृक्ष लगवाए हैं। रास्ते पर मैंने कुएं खुदवाई हैं, उसके साथ वृक्ष लगवाए हैं, ताकि रास्ते से जाने वाले जो मेरे लोग हैं उनको वृक्ष की छाया मिले, पीने के लिए पानी मिले। कौन सोचता है इतनी बात आज हमें बताना पड़ता है कि भाई इतने समय में आपके पास ये टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था करें। आज भी किसी भी सड़क पर हम जाएंगे, नेशनल महामार्ग भी होगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि नेशनल हाईवे भी होगा, फिर भी उस पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। कई किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं, कई किलोमीटर तक छांव की व्यवस्था नहीं। जो पेड़ होते हैं उसे काट कर रास्ते बनाते हैं, लेकिन इन्होंने रास्ते पर पेड़ लगवाए ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको पेड़ की छाया मिले। और इसको एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है कि जितने सारे रास्ते हैं ना, उसके दोनों साइड में क्या लगवाने चाहिए, पेड़ लगवाने चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्रदूषण होता है जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं, जो जैसे कि अगर अभी के ज़माने में जो हमारी बसें जा रहे हैं या व्हीकल्स जा रहे हैं, तो उसमें जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण, तो उसके लिए ये पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा रेट है, क्यों है, दिल्ली में पेड़ों की संख्या बहुत कम है, इसके लिए वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। और जहाँ पर पेड़ ज़्यादा है वहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा बहुत कम होती है। ये क्या है, पोल्यूशन। देखिए आज के एनवायरनमेंट के लिए भी ये सबसे बड़ा, लेकिन आज का सरकार क्या कहती है, आज की सरकार पेड़ काट कर रास्ते बनाती है। इस महान शख्स ने क्या किया है, रास्ते पे पेड़ लगवाया है। ये बात आपको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन साथियों समझना जरूरी है। और इसमें भी देखिए क्या है, परिभोगाय पशु मनुष्य में,
और ये किस लिए मैंने किया है, तो ये सभी का उपयोग कौन करे, पशु और मनुष्य दोनों करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि मैंने रास्ते पर पानी और झाड़ लगवाए हैं, वृक्ष लगवाए हैं, तो इसका उपयोग पशु भी करे और मनुष्य भी करे। अबे आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये ऐसे सम्राट है ना कि इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं पढ़ता हूँ, शिलालेख पढ़ता हूँ, मैं किसी किताब में सम्राट अशोक को नहीं ढूंढता हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उस किताबों में, क्योंकि ये शिलालेख उनके समय में लिखवाए हैं। तो मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या लगते हैं, शिलालेख लगते हैं। मुझे किसी का भी किताब अच्छा नहीं लगता है। सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन मुझे उनमें से एक की भी किताबों में कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, और पढ़ने के लिए भी उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा कि उसमें कुछ ऑथेंटिक मिला ही नहीं। सभी इस किताब में ये लिखा है, अशोक वदान में ये लिखा है, महावंश में ये लिखा है, और बहुत सारे कथा और ये सारी कथाओं में ही सम्राट अशोक को लिखा है। जब भी मैं शिलालेख पढ़ता हूँ, तभी इस सम्राट के महान पहलुओं को सामने रखता हूँ। आज तक इस तरीके का सम्राट होकर नहीं गए साथियों। अगर कोई कहे कि ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज की जनरेशन को पढ़ना चाहिए, तो सही बात है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आज का जनरेशन ये सम्राट अशोक को पढ़ते हैं ना, और जितने सारे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो सभी सम्राट अशोक को पढ़े, कि अगर मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं तो मुझे कैसे होना चाहिए। और जो भी मतलब 1956 में बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, तो जितने सारे बौद्ध है ना, वो एक बार सही में एक बार इस सम्राट अशोक को पढ़े। लेकिन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कहाँ, सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे कहाँ, तो उनके शिलालेखों के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये बात मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि इतिहास में ऐसे सम्राट होकर नहीं गए। और सम्राट अशोक के जितने सारे नीचे सम्राट होकर गए ना, सभी ने सम्राट अशोक को फॉलो किया है। जितने सारे बौद्ध सम्राट होकर गए ना, सभी ने सम्राट अशोक को फॉलो किया है। साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज का गिरनार का जो दूसरा एडिक्ट मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है, ध्यान से देखिए किस तरीके से है। ये बातें आपको बताने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं बताएंगे। शिलालेखों के बारे में तो इस तरीके से आपको कोई बताएगा नहीं। इतनी तो मुझे पता है कि कोई अन्य इतिहास में या यूट्यूब के वर्तमान में जो यूट्यूब चैनल्स है, उसमें भी आपको सम्राट अशोक के शिलालेखों को इस तरीके से डिकोड करके कोई बताएगा नहीं। तो मैं जस्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। इसमें आपको अगर ये लिपि पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे ये पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे आपको ये पढ़ाने की, ताकि हमारे सिलेबस होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ये सारे शिलालेख आपको फिर से पढ़ने के लिए मिलेंगे, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और हमारा इतिहास है ना सामने ला सकते हैं। इतिहास को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी आने वाली पीढ़ी है ना, वो इतिहास बनाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गिरनार एडिक्ट का दूसरा एडिक्ट मैंने आपको समझाया है। और देखते हैं आपको कैसा लगा है, इसका अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो साथियों इसको लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, तभी तो इतिहास लोगों तक जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो मराठी है, तो मराठी से हिंदी में थोड़ा सा बताने के लिए या हिंदी में बताने के लिए थोड़ा सा वर्ड में कुछ बदल आ सकते हैं, कुछ वर्ड में अलग अलग शब्द भी आ सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आया है तो आप ज़रूर बताइए। हमारी भाषा, जैसे कहते हैं ना कि हर एक की अपनी भाषा होती है, तो भाषा पे मत जाइए आप, मैंने जो बताया उसके ऊपर जाइए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में कोशिश रही है आपको समझाने की कि सम्राट अशोक का इतिहास क्या है, वर्तमान में शिलालेखों से अच्छी तरीके से पता चलता है। तो मिलते हैं साथियों
अगले वीडियो में तो हम सम्राट अशोक के तीसरे एडिक्ट के बारे में भी बताएंगे, तो उसके लिए भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।